हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फेडरलिज्म चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ओके, इसमें हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। इससे पहले हम बात कर रहे थे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, श्रीलंका बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया था। ओके, और किस तरीके से पावर शेयरिंग ना होने की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन पैदा हुई। और फिर बेल्जियम का भी हमने केस स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की वजह से वहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से किस तरह से कंट्री को बचाया गया और किस तरीके से जो है एमिकेबल और फ्रूटफुल सॉल्यूशंस आए। ओके, लेकिन ये तो रही छोटे कंट्रीज की बात, बट हम जब बड़े कंट्रीज की बात करेंगे, जैसे हमारा देश विच इज सो डाइवर्स in terms of language, culture, religion, okay? What are the power sharing arrangements in our country? हमारे देश में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैसे हैं? ओके, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो फेडरलिज्म के फीचर्स हमने डिस्कस किया था इससे पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा अभी तक, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये वीडियो भी आपको पूरा समझ में आ जाए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को लाइक, शेयर और इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि फेडरलिज्म की फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जितने हमने फेडरलिज्म की फीचर्स की बात की, 7 फीचर्स, वी टॉक्ड अबाउट द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कुछ उसमें से कॉमन पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में ओरिजिनली जो अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिक्लेयर करती है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, वी हैव नॉट यूज्ड एनीवेयर द टर्म फेडरेशन, दो आवर कंट्री इज बेस्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हम भले ही फेडरलिज्म वर्ड कहीं हमने यूज नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को हम मानने वाले, राइट? और उसके कई एग्जाम्पल्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे ये साबित होता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सबसे पहले जो हमने बात की 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? ओरिजिनली हमारे कंट्री में भी 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थी, राइट? फिर बाद में जो है 3rd टीयर ऑफ फेडरलिज्म इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है ही, स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ में द 3rd टीयर ऑफ फेडरलिज्म जो जोड़ा गया बाद में, जिसको in the form of municipalities, in the form of panchayats, that has also been added. And clearly the constitution provides for threefold distribution of subjects. Okay, threefold distribution of subjects में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से एरियाज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएंगी। ओके, तो उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है यूनियन लिस्ट की बात करें। ठीक है, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि कौन से फीचर्स है और किस तरीके से इस फीचर को हमारे कंट्री में, जो 7 फीचर्स की हमने बात कर रहे थे, जो मैंने पहले ही अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो उसमें से जैसे एक है आपका सबसे पहले मल्टी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे कंट्री में इस कंडीशन को पूरा करते हैं, हमारे यहाँ पर मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। ओके, और जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 3-fold distribution of subjects on which that is actually divided between the central and state government to make laws. Union list, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिसमें हमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज की जरूरत होती है थ्रू आउट द कंट्री। उसमें ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना कानून बनाए, इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, राइट? और वो पूरे देश के लिए जो है यूनिफॉर्मिटी उसमें रहनी चाहिए। उस लॉज में ऐसा नहीं है कि एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ और लॉ बना रही है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट कुछ और लॉ बना रही है, तो ऐसे में कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे।
right? So union list will include those subjects which are of national importance, right? Like if I give you the example of the union list, like banking, currency, foreign affairs, okay, ऐसे सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और जिसमें हमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है, तो ये उसका उदाहरण है जिसमें सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन दिस, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन these subjects, okay? So subjects of national importance, subjects of national importance, okay? Subjects of national importance such as banking, currency, foreign affairs, that will be included in the union list. We have the state list. State list includes subjects of state or local importance, okay? State list includes subjects of state or local importance. जो रीजनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उसके ऊपर जो है लॉ बनाने का काम किसका रहता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन, etc. Okay, and then we have the concurrent list which includes subjects of common interest to both central and state government, center and state governments. That's very clear. Union list will include the subjects of national importance on which only the central government will make laws, and state list will include the subjects which are of state importance or which are of local importance, regional importance, on which only the state will make the laws, state government will make the laws, and concurrent list will include those subjects which will be of common interest to both the central and state government, like marriage, succession, adoption, education, etc. Okay, trade unions will also come in this. Clear? So we have to very clearly understand what are the kinds of subjects that fall under union list and what are the kinds of subjects that fall under state list and what are the kind of subjects which fall under concurrent lists. Now, every federation that has been formed by holding together, they actually do what? They don't share equal powers among its constituent units. कहने का मतलब यह है कि जितने भी फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर वाले फेडरेशन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को बराबर पावर शेयर नहीं होते हैं। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स होती है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर्स होती है, और वही कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो स्टेट नहीं बन पाए क्योंकि वो या तो दे आर टू स्मॉल टू बिकम स्टेट्स, ओके, और नॉट दे कुड बी मर्ज विद द अदर स्टेट्स, तो ऐसे में उनको यूनियन टेरिटरीज बोला गया। तो यूनियन टेरिटरीज डोंट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, लाइक वी हैव चंडीगढ़, दिल्ली, these are union territories. They don't have a power of a state government. State government is more powerful than them. Now within the states also we have certain states, like in the northeast we have Arunachal Pradesh, Nagaland, right? These are the states which are given special status under Article 371 of the Constitution to protect the land rights of the indigenous people. तो वहां के लोगों का लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए। आप ये देख सकते हैं स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स जो कि नॉर्थ स्टेट्स हैं, ताकि वहाँ की जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उनका एक
खास तौर का जो हिस्टोरिकल और जो पिक्यूलियर कंडीशंस को देखते हुए उनको ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है, राइट। तो आप ये समझे कि एक तो जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज है जॉब्स में भी, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी जो है यही कि लोकल इंडिजिनस लोगों को मिलते हैं, और साथ में आप ये देखेंगे कि जो यहाँ के नॉन रेजिडेंट लोग हैं, राइट, वो वहां जाकर आप जमीन खरीद नहीं सकते, वहां पर जाके आप वो उधर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये आर्टिकल 371 जहां पर स्पेशल स्टेटस कुछ स्टेट्स को दिया गया नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, तो उसकी हम इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग पावर्स जो हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर्स है, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है क्योंकि उनके हिस्टोरिकल और उनके एक पिक्यूलियर कंडीशंस की वजह से, और वहाँ के इंडिजिनस लोगों के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। ओके, तो ये रही आपका, आप इसमें हम बात कर रहे थे कि एक तो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है ही, लेकिन क्योंकि होल्डिंग टुगेदर विच आर फॉर्म्ड बाय the federations which are formed by holding together, they have not distributed power in an identical manner. With all the constituent units don't have identical powers, they have unequal powers. In matters also, there are certain matters in which we would show you that how central government is more powerful. Like here, the concurrent list, let us talk about the concurrent list, the subjects which are of common importance that are included in the concurrent list. लेकिन अगर मान लीजिए कभी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, राइट, जो तब उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून ही प्रिवेल करेंगे। तो इस तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल देखेंगे। और साथ में इन सब लिस्ट के अलावा भी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट्स आता है जो अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ, या रेसिडुअरी लिस्ट में जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेसिडुअरी, जो मान लीजिए जो सारे सब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट्स बच जाता है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट जो है रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं। और रेसिडुअरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लॉज बनाने का अधिकार है। ओके, so children, just now we were discussing that in our country, which is a holding together federation, we don't have identical powers for all the states. Certain states are given special status. Just now I was mentioning also that in the northeastern parts of the country, like the state of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, we have, the constitution has provided special status to these states where indigenous people have rights in the government. I mean, they are preferred for government jobs, and to protect their land rights also, it is ensured that nobody from outside the state would go and from some other state would go and buy up land over there. They won't be able to do that. Okay, plus let us talk about the other features. See, each one of these government that we have, the central government, state government, and the local government, they have their own separate jurisdiction also. Okay, jurisdiction, earlier also we had discussed that they have their own area of authority. Okay, plus the financial autonomy is also provided by the constitution, right? The central government and state government, they can levy taxes, they can raise their own resources by levying taxes to run the government, and whatever duty has been assigned to them, to continue with that, they need, of course, the funds. And both the central government and state government are given financial autonomy, respective financial autonomy, to raise funds by levying taxes. Okay, plus one more thing we would like to discuss over here, that the power sharing arrangements. Just now we were talking about the power sharing arrangements, legislative powers, how they are distributed among the union lists, state list, concurrent list, and then the residuary list. I have also talked about how that being a holding together federation, not all the states have identical powers, and we have certain smaller areas also which cannot become states, so nor they can be merged with other states. In such a situation, they have been given the status of union territory, and union territories are, of course, when we compare them with the state governments, they have lesser power. Okay, they have less power than the state government, union territories. Now, these power sharing arrangements are very, very basic to the constitution,
any change to it cannot be made only by the parliament alone. पार्लियामेंट इसमें चेंजेस नहीं ला सकते अकेले, इसके लिए जो है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से तो कोई प्रपोजल फॉर चेंज उसको पास करना ही पड़ेगा इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को अगर चेंज करते हैं, और साथ ही साथ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रेटिफाई इट. ओके, जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं तो मिनिमम आपका 15 स्टेट के लेजिस्लेचर्स में उस बिल को या उस प्रपोजल को, जिसको लोकसभा में राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया है कोई भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज लाने के लिए, राइट, तो उसको भी अप्रूव करना होगा, रेटिफाई करना होगा किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर्स में. तो इस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स में कोई भी चेंजेस लाना इतना आसान काम नहीं है. तो ये भी फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा एक फीचर है जो हमारे कंट्री में है. ओके, और इसके साथ कभी भी कोई पावर शेयरिंग या पावर डिवीजन को लेकर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे पर जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी का सिस्टम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे एक्ट एज अंपायर. ओके, देन दे टेक ए कॉल ऑन इट. वो जो है मैटर को रिजॉल्व करते हैं और वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो ये बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स है. ओके, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह सारे फीचर्स हमने डिस्कस किया, किस तरह से 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह से जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं है और कई मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं. और साथ में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से कुछ स्टेट्स, कुछ एरिया जो छोटे हैं वो स्टेट नहीं बनाए जा सके और ना ही उनको मर्ज कर पाए दूसरे स्टेट के साथ. तो ऐसे में जो है यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के जैसा पावर नहीं होती है. ओके, और हमने बात किया कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरह से ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है. उसके लिए बड़ी जो है मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से इसको पास करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी से, और फिर उसके बाद जाके मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को भी इसको रेटिफाई करना पड़ता है. और साथ में जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की भी मैंने बात की कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये राइट है, दोनों जो है अपना अपना जुरिस्डिक्शन में रहकर जो है अपना टैक्स लेवाई करके रिसोर्सेज को रेज कर सकती है, और ताकि गवर्नमेंट को चलाना और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा कर सके. तो बच्चों, आई होप पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू. द फीचर दैट वी हैव डिस्कस्ड, द 7 features of federation, all those features are there. We follow those principles, right? Though we have not used the term federation anywhere. So I hope everything must be clear to you. In case any doubt or any questions, please do drop your questions. Okay, if you like the video, please do like it, and please share your experience also. And in the end, I would say thank you so much for watching the video and have a nice time. Bye bye.